Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So today we are moving forward with our polity PYQs और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं आई होप यू आर गेटिंग एम्पल बेनिफिट फ्रॉम देम और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई आपका डाउट हो या फिर कुछ और नीड हो दैट आई कैन डिलीवर टू यू थ्रू दीज वीडियोस प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड शेयर द वीडियोस एज मच एज पॉसिबल ऑल्सो अगर आपको मेंटरशिप चाहिए like you are not doing well in your studies or if you think you need a different strategy altogether या guidance चाहिए whatever you want you can contact on the WhatsApp number below है ना तो our team can contact to you and I'm sure that that will just solve all your problems regarding how to strategize your prelims preparation. Okay. By far, we have discussed many type of questions और मैं आपको अलग से स्ट्रैटेजी नहीं बता रही क्यों नहीं बता रही है मैंने अपने सबसे पहले ओरिएंटेशन वीडियो में डिस्कस क्योंकि आई वांट आपका ओवर द टाइम वो खुद से डेवलप हो क्योंकि जब खुद से डेवलप होगा तो यू विल बी एबल टू डिलीवर इट बेटर रट के जाओगे वहां कोई काम नहीं आएगा ठीक है थोड़ा अंदर से जब पता चलेगा ना कि ओके मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ ओके मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू तो ये सब चीजें आपको देख के चलना है ओके चलो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? एक स्टेटमेंट दिया है किसके बारे में राइट टू प्राइवेसी के बारे में और इसका कनेक्शन विथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओके तो कौन से ये पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये सब दिया हुआ है ठीक है आर्टिकल 14 एंड प्रोविजंस अंडर 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 क्या बताता है राइट टू इक्वालिटी ओके तो ये तो नहीं होगा प्राइवेसी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अब ये बहुत फेमस आर्टिकल है हमें सबको पता होगा कि आर्टिकल 21 में आता है और नहीं पता तो अभी याद कर लो कि आर्टिकल 21 में आता है डायरेक्ट आप दूसरों को एलिमिनेट करके सी को सही कर सकते हो क्योंकि आर्टिकल 21 में है कौन सी जजमेंट से आया था के एस पुट्टास्वामी जजमेंट ठीक है 2017 ये बहुत इजी क्वेश्चन है इट्स नॉट दैट टफ ये मतलब वही मैं कह रही हूँ 2021 के पहले जितने भी थे बहुत फैक्चुअल आते थे और काफी बार उनका रिवीजन हो जाता है तो वैसे भी टफ नहीं लगता ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी लॉ लिबर्टी अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं ठीक है इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी ठीक है ट्रू दैट इज वेरी ट्रू ठीक है अब मतलब आपको पता है ना कि कहीं भी ज्यादा रूल्स होंगे ऐसे नहीं करना तो लिबर्टी कहाँ होगी ठीक है जनरल स्टेटमेंट है दैट इज लाइक ट्रू सॉरी या देन देयर आर नो लॉस देयर इज नो लिबर्टी दैट इज ऑल्सो ट्रू फिर if there is liberty laws have to be made by the people there is liberty laws have to be made by the people ऐसा कहीं कोई मेंशन नहीं है कि लोगों को लॉ बनाने पड़ेंगे if laws are changed too often liberty is in danger this is also true ठीक है अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी तो हम रिलेशनशिप को कैसे स्टेब्लिश करेंगे हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का पढ़ा है ना उसमें क्या बोलता है कि जो नो लॉज जब लॉज नहीं होंगे तब लिबर्टी नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा सिचुएशन पे राइट सबको फ्री हैंड रहेगा मेरे को किसी को मारना है मैं मार सकती हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है उस बंदे से है ना क्योंकि कोई लॉ नहीं है कोई देखने वाला भी नहीं है स्टेट ऑफ नेचर रहेगा ठीक है तो इसीलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी ठीक है अब क्यों बी Liberty is protected by law. Liberty means absence of restraint on the activities of individual, at the same time providing opportunities for the development of the individual. Law promotes liberty, है ना? Law अगर होगा तो क्या होगी? Liberty होगी.
लॉ अगर नहीं होगा तो लिबर्टी भी नहीं होगी, सिंपल, ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गई। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ज्यादा सोचोगे तो आप ए भी लगा सकते हो, बट ऐसे नहीं करना है। थोड़ा जो डेफिनेशन के हिसाब से ना हम उस पे जाएंगे। ठीक है, फिर 13th क्वेश्चन। देखो, मैंने कोई प्री प्लानिंग करके ये लेक्चर डिलीवर नहीं किया है, ठीक है। आपको ये चीज समझनी होगी कि मैं भी आपके जैसे रियल टाइम ही पेपर सॉल्व कर रही हूँ। ये करने का बेनिफिट क्या है, आपको एग्जाम में थिंकिंग पता चलेगी कि हमें किस तरीके से सोचना है, और मैं डिलीवर तब कर पाऊंगी जब मैं भी इसको एज अ टेस्ट लूंगी। ठीक है। हाँ, मैं आंसर ऑफ कोर्स आपको गलत कंटेंट ना डिलीवर करूं, इसीलिए आंसर वेरीफाई करती हूँ आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन माई सेल्फ। बट जो ये रियल टाइम वाली चीज है ना, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। जब मैं कहती हूँ कि these lectures are different from other lectures delivered on the YouTube, I'm doing it in a very right way. I'm not telling lie to you because ये रियल टाइम वाली चीज सबको ही नहीं करता। ठीक है, तो इसका प्लीज बेनिफिट उठाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, आपको बहुत काम आएगा ये। ठीक है, चलो 13 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन? A legislative process has been provided to enforce these duties। गलत। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों के लिए कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है। डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए एज अ लाइट काम करता है कि इस तरीके से लॉ बनाना है, इस डायरेक्शन में लॉ बनाना है। ओके, दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। अब इसका मतलब क्या है? कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज का मतलब है कि अ, जो मतलब लीगल ड्यूटीज क्या, जो आपको लॉ के अंडर पूरी करनी होती है विद द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, जब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा तो सेकंड भी होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है तो फिर ये लॉ कैसे बनेगा? लॉ नहीं बनेगा तो लीगल ड्यूटीज नहीं होगा। तो क्या होगा? डी, नाइदर। आप ऑप्शन से अच्छे से पढ़ लोगे तो ही समझ आ जाएगा कि ये दोनों जो हैं ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आपको एक भी पता है तो यू कैन डू दैट। अगर लीगल ड्यूटीज का मतलब भी थोड़ा सा पता है तो यू कैन डू द क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the president's rule in a state? 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, नॉट नेसेसरली सबसे पहले तो हमें इसे अंडरलाइन कर लेना है। ओके, नॉट। फिर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है वो पता होना चाहिए। डिसॉल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। ठीक है, फिर थर्ड डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? क्या ठीक है का मतलब ये मत समझना कि ये सब सही है। ठीक है, गलत होना चाहिए ना, तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो कौन से जो दो हैं वो इनकरेक्ट हैं? ठीक है, वो देखना है हमें। इनकरेक्ट कौन कौन से होंगे? अ, मैं पहले ये टिक मार्क हटा देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें से इनकरेक्ट क्या क्या होगा? रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो होता ही है, उसी को तो प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल लगता है जब गवर्नर रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को। कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब स्टेट अलग से चल रहा हो, रूल्स नहीं मान रहा हो, अनार्की हो गई हो स्टेट में, है ना, या कोई ऐसे एलिमेंट हो जो गवर्नेंस को बाहर से इंटरप्ट कर रहे हो, तब गवर्नर अपनी रिटर्न रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, राइट। तो जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये तो सही है, ये हटा दिया हमने, डायरेक्ट आंसर आ गया। डिसॉल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जरूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्यूट किया जाए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अलग है, इन दोनों चीजों का डिफरेंस ध्यान से समझना। ओके, डिसॉल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि लोकल बॉडीज को डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको फैक्चुअली थोड़ा पढ़ लेना। प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब चीजें पढ़ लेना। प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ लेना, ये सब दिया हुआ है टेबल्स में। ठीक है, लक्ष्मीकांत में, ध्यान से पढ़ लेना ये। ओके, चलो नेक्स्ट। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ व्हाट काइंड ऑफ राइट, हमें ये बताना है।
राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया। ये कौन सा राइट है? देखो, फंडामेंटल राइट कौन सा होगा? जो पार्ट थर्ड में होगा। नेचुरल राइट कौन सा होगा? एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, बट हमारे प्रियम्बल वगैरह में हो तो हम मान सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब किसी आर्टिकल में होगा। और लीगल राइट मतलब क्या? जो हमें बाय लॉ दिया गया हो, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज लीगल राइट। ठीक है। तो इसमें राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड, ये कौन से आर्टिकल में आता है? कोई आर्टिकल में आता है? ये कोई याद आ रहा है? आर्टिकल, आर्टिकल 326, ठीक है, इसमें आता है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। ओके, फैक्चुअल है ये भी, इसलिए मैं कह रही हूँ फिर से आर्टिकल पढ़ लेना, क्या पता पैटर्न रिपीट हो जाए, है ना। जो आपका इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर है वो ढंग से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये सब दिया गया है और ये बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, तो ये हमने आज के 5 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो चीजें इनमें से आपको नहीं आती, जैसे सपोज ये वाली या ये वाली, है ना, या फिर व्हाट, और क्या हमने नया पढ़ा आज, ये तो मैं कह रही हूँ कि भाई तुम पढ़ लो क्लास 11th की एनसीईआरटी, नहीं तो घाटे में जाओगे। ठीक है, पढ़ लो एक बार, काम ही आएगी। फिर के एस पुट्टा स्वामी तो हम बहुत सारी बार पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इसको टॉपिक्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखो, और ट्राई करो कि अगर आप लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को जो हमने पीवाई क्यूज में डिस्कस किए हैं, इनको डबल इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं। और एक और बात याद रखना, हर साल कुछ ना कुछ गुगली डालता है यूपीएससी, कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। इस साल क्या पता क्या हो जाए, तो हमें पूरी तैयारी लेकर चलना है, ठीक है। आप 2011 के बाद के सारे पीवाईक्यूज कर लो, इधर मैं आपको 2024, 2014 से 2024 ये दे रही हूँ पीवाईक्यूज 10 ईयर्स के। आप इसको ध्यान से देखो, इसके नोट्स बनाओ, एंड प्लीज उस हिसाब से पढ़ो जिस हिसाब से बताया जा रहा है। यूपीएससी का मतलब ये नहीं होता कि दिन रात किताबों में घुसे रहना है, वो फर्स्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई 8 घंटे पढ़ के भी आईएएस बन जाता है और कोई 16 घंटे पढ़ के भी नहीं बन पाता। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हो तो काहे के ब्यूरोक्रेट बनोगे? इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन पार्ट, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो आइडियाज हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है और उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।